तो पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे हम बैंगलोर से निकलकर विराज का बर्थडे मनाने के लिए मैसूरू पहुंचे। मैसूर में एक दिन फुल ऑन पार्टी मोड में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम निकल पड़े ऊटी के मिशन पर। हम बंदीपुर टाइगर रिजर्व से गुजरते हुए, डियर्स और जंगल के बीच से ड्राइव करते हुए और 36 लीजेंडरी हेयर पिन बेंड्स पर विजय प्राप्त करते हुए हीरो की तरह ऊटी पहुंच गए। अब शुरू होता है ऊटी एक्सप्लोरेशन का असली एपिसोड। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे ऊटी के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, थोड़ा सा फूड एक्सप्लोरेशन और कुछ मस्त हिल स्टेशन वाली वाइब्स। फिर कहानी में आएगा एक छोटा सा ट्विस्ट। हम वापस जाएंगे मैसूरू, वहाँ एक रात रुकेंगे, मैसूर में भी कुछ जगहों का मजा लेंगे और फाइनली घर वापसी करेंगे बेंगलुरु के लिए। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, चाय या कॉफ़ी ले आइए और रेडी हो जाइए हमारे साथ इस मस्त हिल स्टेशन जर्नी के लिए। हे गाइस, तो मैं इस समय पहुंच चुका हूँ नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक जो है डोडा बेटा पीक। ये पीक पड़ती है ऊटी टाउन है से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ शॉट्स इसके। सो यहाँ पर बेसिकली एक टावर बना हुआ है, आप उसके ऊपर जा कर के चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। इस समय फॉग नहीं है तो व्यू अच्छा दिख जाना चाहिए। सो बेसिकली ये जो एक सेमी सर्कुलर वे में यहाँ पर ये टावर बना हुआ है, इसके नीचे से भी खड़े होकर आप देख सकते हैं और हर डायरेक्शन में डिफरेंट व्यू पॉइंट है। एक तरफ ऊटी सिटी का व्यू दिखता है, दूसरी तरफ कुन्नूर का व्यू दिखता है और मेरे नीचे ये एवलांच डैम यहाँ पर बना हुआ है। डैम तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं और इस समय पीछे जो ऊटी टाउन है वहाँ पे भी बहुत सारा फॉग है तो व्यू इतना क्लियर नहीं आ रहा है। बट बाकी यहाँ पर खड़े होकर के जो अच्छी हवाओं की फीलिंग आ रही है वो बहुत अच्छा है। खाने पीने की भी बहुत अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह है और सबसे अच्छी बात वीकडे होने की वजह से आज ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ पर। और ये लेडीज़ मुझे इसी काम में लगा के रखती हैं, ब्लॉगिंग छोड़ करके मुझे सिर्फ इनकी फ़ोटो खींचनी पड़ती है। और ये नीचे रही सारी शॉप्स, यहाँ पर खाने पीने के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स वगैरह भी हैं यहीं पर। ये पीछे साइड में भी कोई व्यू पॉइंट है, वहाँ चल कर के भी देखते हैं कि और क्या क्या है। इस समय मैं हूँ ऊटी के द फेमस बॉटेनिकल गार्डन में। ये गार्डन अराउंड 176 ईयर्स पुराना है और 1848 में ये बनाया गया था। आज ये एक आइकॉनिक प्लेस बन चुका है। अगर ऊटी के आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। और ये प्लेस इतना बड़ा है कि चाहे कितना भी क्राउड बाहर हो उसके बावजूद भी अंदर क्राउडेड नहीं लगेगा। अंदर बहुत सारे गार्डन्स, पार्क, जापानीज़ पार्क और उसके अलावा हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ की चीज़ें दिखाता हूँ। और अचानक से यहाँ का वेदर फिर से बहुत ठंडा हो गया है। दो ये फरवरी एंड चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर करीब 13-14 डिग्री टेम्परेचर दिन में रह रहा है। तो घूमने का एक अलग ही मज़ा यहाँ पर आ रहा है। तो ऊटी की हरी भरी वादियों के बीच में ऐसा ये बॉटेनिकल गार्डन है और इसमें इतने बड़े बड़े ग्रास लैंड्स और पुराने ओल्ड ट्रीज़ हैं और लोग यहाँ पर बैठ करके इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो इससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती अगर आप ऊटी को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप ऊटी में हैं और उसके नेचर को और क्यूरेटेड वे में एंजॉय करना चाहते हैं तो बॉटेनिकल गार्डन ज़रूर आइए। और मेरे पीछे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इतना ह्यूज है ये पार्क। और उसके बाद पार्क क्या, इसको गार्डन ही कहते हैं। जो बॉटेनिकल गार्डन वैसे भी यूज़ होते हैं। यहाँ पर पॉन्ड वगैरह भी है
और बाकी यहाँ पर ग्लास हाउस है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। तो देखता हूँ कितना मैं कवर कर पाता हूँ। दोस्तों, आप ऊटी को कई सारे रीज़नों की वजह से जानते हैं, बट कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने मेंशन करना चाहता हूँ। ऊटी जो है वो पड़ता है तमिलनाडु की नीलगिरी माउंटेन्स की रेंज में, और ये बहुत ही खूबसूरत एक समर कैपिटल था बहुत पहले अंग्रेज़ों का। ओवर द ईयर्स ये फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ फिर हम भारतीयों के पास आ गया, और आज भी यहाँ पर जो मुख्य अर्थव्यवस्था चलती है वो टूरिज़्म से ही चलती है। और यहाँ पर जो बॉटेनिकल गार्डन बनाया गया था ये भी अंग्रेज़ों के समय का है, और यहाँ पर एक फॉसिल ट्री भी रखा गया है जो मैं ट्राई करूँगा कि मिल सके और तो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। इसकी कई सारी विशेषताएं, इनमें से एक है यहाँ पर पाया जाने वाला नील कुरुंजी का फ्लावर जो 12 सालों में यहाँ पर खिलता है। केरला के भी कई पार्टों में वो पाया जाता है। अनादर इसकी जो खास विशेषता है यहाँ की टॉय ट्रेन जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। उसकी टिकट्स वगैरह आप बुक कर सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा बुकड रहती है, तो समय लेकर आप उसके टिकट बुक कर सकते हैं। और पूरे साल ऊटी में यहाँ पर जो टूरिज़्म है वो चलता रहता है। इसके अलावा ऊटी की जो सबसे विशेष बात है, यहाँ पर चाय लाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ऊटी में टी का प्लांटेशन बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है, और यहाँ पर जो अंग्रेज़ों के कई सारे ऑफिसर्स थे उन्होंने पाया कि यहाँ की लैंड काफ़ी सूटेबल है टी प्लांटेशंस के लिए। आज भी यहाँ पर ऊटी में बहुत सारी टी बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर चॉकलेट्स का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से किया जाता है। तो आप यहाँ पर आते हैं तो टी परचेजिंग कर सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, लोकल हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी ले सकते हैं। इसके अलावा घूमने और करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। दोस्तों, यही रहा वो 20 मिलियन ईयर ओल्ड ये फॉसिल ट्री है। पूरा ट्री तो नहीं है यहाँ पर, उसका एक ट्रंक है, पर फिर भी 20 मिलियन ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और तब भी इतना उसका ट्रंक बचा हुआ है। यही अपने में एक बहुत बड़ी वो स्ट्रेंज वाली बात है। दोपहर का समय हो चुका है और अब चलते हैं लंच करने के लिए, और आपको मैं वो स्पॉट्स दिखाता हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लंच के लिए। दोस्तों, ये ऊटी की मेन मार्केट है। तो अगर आपको कोई भी नीड है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में खाना चाहिए, या आपकी स्पेसिफिक नीड नहीं मिल पा रही, तो आप सीधे इसी मार्केट पे आ जाइए। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज हर टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, और नेम्ड चेन है। A2B मिलेगा, कैलाश पर्वत मिलेगा, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेम चेंज हैं जो आप बाकी सिटीज़ में इंडिया के मिलती हैं। तो आप वहाँ पर आकर के खा सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी बहुत बेस्ट प्लेस है। तो अभी मैं सिर्फ लंच के लिए आया हूँ फैमिली के साथ, बट शाम को यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी आऊँगा, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये प्लेस आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पर आपको चाय पीने को भी मिल जाएगी इस काफ़ी एंशिएंट बिल्डिंग में। यहाँ कैलाश पर्वत है, और ये देखिए इस साइड इनकी पार्किंग वगैरह भी है, और यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी है। तो मतलब एक अच्छा स्पॉट है, और ये काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग में भी है। सो हियर इज़ द पार्किंग। दोस्तों, ये है डेंजो टीज़, और यहाँ पर हम लोग टी टेस्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ टीज़ आर आल्सो अवेलेबल। काफ़ी अच्छा ये टी बुटीक है। यू कैन टेस्ट टीज़ आल्सो। और यहाँ पर ये रहा इनका मेन्यू, जिसमें हमने से जिंजर कार्डमम टी ऑर्डर की है। बहुत ही अच्छा बुटीक लग रहा है। ये कैलाश पर्वत के पास ही है, तो वहाँ पर आप खाना खाकर यहाँ ब्यूटीफुल टीज़ इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये आ गई है पीच ब्लैक टी, जो बहुत फेमस है। ये अभी यहाँ पर ब्रू हो रही है, और यहाँ पर जब इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट्स के बाद, तब ये रेडी टू शेयर हो जाएगी। दोस्तों, टी टेस्ट करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये ब्लैक पीच टी वैसे मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया है,
और ये कार्डमम टी है, दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा है। सो हम लोग इस समय ऊटी लेक पे आ चुके हैं और हमारी बोटिंग स्टार्ट हो गई है 800 रुपीज़ चार्जेस दे करके। मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ वापस बेंगलोर के लिए, बट फिर से एक ट्विस्ट है, फिर से हम लोग मैसूर रुकने वाले हैं। और वापस जाते वक्त अगर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सेम 36 हेयर पिन बेंड से वापस नहीं जा सकते अगर वो तमिलनाडु रजिस्टर्ड प्राइवेट व्हीकल नहीं है। सो हमें लॉन्गर रूट लेना पड़ेगा जो गुडलूर होते हुए जाता है। तो हम ये रूट लेने वाले हैं। ये 30-40 किलोमीटर्स एक्सटेंड करने वाला है, प्लस जर्नी का टाइम भी बढ़ेगा, बट ये रूट काफ़ी ज़्यादा सीनिक है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको इस रूट की इन्फॉर्मेशन, रास्ते में पड़ने वाली चीज़ें दिखाने वाला हूँ, प्लस मैसूर का स्टे भी आप इसी में देखेंगे और वहाँ का जो कुछ हम लोग इस बार एक्सप्लोर करेंगे। और ये ब्लॉग एंड होगा डायरेक्टली बेंगलोर में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ये यहाँ पर विला लिया था, ये किट्टी एरिया में है ऊटी के। लास्ट ब्लॉग में मैंने सब कुछ बताया था। और कार हमारी यहाँ पे पार्क हुई है और जस्ट इसके नीचे ही पूरा टी गार्डन्स वगैरह हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारा स्टे रहा। थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स तो थे ही इसमें। विला काफ़ी अच्छा था। थोड़ा सा यहाँ पे फूडिंग सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उसमें नहीं थे और बहुत ज़्यादा आपकी जो डिमांड्स है वो भी एकमोडेट नहीं करी जा रही थी। ये एक इशू था। थोड़ा और एक प्रॉब्लम थी कि ये 6 to 8 किलोमीटर पड़ता मेन ऊटी टाउन से और काफ़ी पतली पतली रोड से होते हुए यहाँ तक आना होता है। सिंस ये टी गार्डन्स के बीच में बना हुआ है, ये सुख तो यहाँ पर था कि आप बहुत अच्छे व्यूज़ इन सब के बीच में रह सकते हैं। बट अगर आपको नियर बाई कोई सामान लेना है तो फिर भी 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी समय लग जाता था। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं मैसूर के लिए, लंबे रास्ते गुडलूर से। पूरी फैमिली रेडी है। हिप हिप हुर्रे! गाइज़, मैं इस समय आ चुका हूँ ऊटी के द फेमस पाइन फॉरेस्ट में। यहाँ पर हैं पाइन ट्रीज़ बहुत सारे ऐसे, और यहाँ पर एक छोटी सी लेक भी है इन सब के साथ। तो ये ऊटी से 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है गुडलूर की डायरेक्शन में। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। इवन आई पर्सनली लव इट। नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अल्ट्रा कूल यहाँ पर वेदर रहता है और ब्यूटीफुल पाइन ट्रीज़ रहते हैं। तो यहाँ पर एक एंट्री टिकट है, बहुत नॉमिनल सा। कैमरा वगैरह के लिए अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं और फिर आप थोड़ा सा ये हिली हाइक करके फिर नीचे लेक के पास तक जा सकते हैं। ऊटी में बहुत सारी बॉलीवुड और इवन साउथर्न इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि राज मूवी की शूटिंग भी इन्हीं किसी सेटअप में हुई थी। मे भी यही जंगल रहा होगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स वगैरह में बताइएगा। बट ये सिमिलर वो चीज़ें याद आ जाती हैं मुझे जो उन सब मूवीज़ में शूट हुई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है ये।
पास बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर यह गद्दा अच्छा वाला है। यहाँ पर ये देखो सबसे ज्यादा गद्दा, देखो इसमें चिड़िया का पंख पड़ा है। और ये कचरा का पानी बहुत गंदा है। शुक्रिया कहने के लिए। आपको पता है पाइन ट्रीज 150 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक समय डायनासोर भी इनके बीच ही वॉक किया करते थे। तो बहुत पुराने हैं, इनका इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता रहा है। आइस एज वगैरह सब सर्वाइव किया है और स्टिल वी आर लकी कि हमारे इंडिया में ये सब ट्रीज़ इतने अबेंडेंस में पाए जाते हैं। तो अगर आप ऊटी आते हैं तो यहाँ का समय बिताना और नेचर के ओल्ड सर्वाइवर्स के साथ समय बिताना ना भूलें। हे फे फुर्रे विराज, हे फे फुर्रे, हे फे फुर्रे। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एक ब्यूटीफुल से मीडोज़ पे। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का फॉरेस्ट पार्क करके है और पाइन फॉरेस्ट से 3 to 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है। मेन रोड पे ही आपको दिख जाएगा और यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई के बाद आपको ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। बॉलीवुड में खासकर राजा हिंदुस्तानी और राज और पता नहीं कौन कौन सी, और तमिल और मलयालम इंडस्ट्री की तो पता नहीं कितनी मूवीज़ यहाँ पर शूट हुई है। यहाँ पे मेन रोड है, यहीं से आपको टिकट लेकर के थोड़ा सा आना होता है और ये ट्रेल ऊपर तक जाती है। यहाँ पर आराम से एज लोग भी जा सकते हैं, अपने सीनियर सिटीजन। थोड़ा स्लोली चलना होता है। बाकी यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो पूछिए मत। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, जानवर भी हैं तो उनकी थोड़ी सी यहाँ पर आपको पॉटी दिख जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ का वेदर और व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्या है यार, 40-50 रुपये का टिकट दे करके आदमी व्यू देखने आ रहा है। यहाँ पर ये लोगों ने गोबर इकट्ठा कर रखा है। ये भी हो कि एक जगह हो, सभी जगह यही हाल है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे वैरायटी के आइटम्स हैं। हैंडीक्राफ्ट्स वाले भी है, वुडन आइटम्स भी हैं। तो देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। टी कॉफ़ी वगैरह भी यहाँ पर सेल हो रही है। तो इन केस अगर आप ऊटी में लेना भूल गए तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। क्वालिटी का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और गाइस यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्सेस भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुछ हॉर्सेस मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे डिफरेंट कलर के हॉर्सेस देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर और भी हॉर्सेस हैं, कुछ वहाँ पर ट्री वगैरह के नीचे भी हैं। बट ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स मुझे लग रहा था, है ना ब्यूटीफुल ये। सो दोस्तों इस रास्ते पर बहुत ही ब्यूटीफुल टी गार्डन्स पड़ते हैं। तो ये रास्ता लंबा रहता है बट बहुत ही सीनिक है। तो ऐसी एक स्पॉट पे हम लोग रुक गए हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे यहाँ पर टी गार्डन्स दिखाई पड़ रहे हैं और काफ़ी फ्रेश टीज़ दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर शायद चाय पिला वगैरह भी रहे हैं। तो मैं थोड़े से शॉट्स लेता हूँ, अगर हो सका तो आप लोग ड्रोन शॉट्स भी देखेंगे।
हम लोग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इंटर कर चुके हैं और मैसूर यहाँ से करीब बचा हुआ है 97 किलोमीटर्स। और गुडलू टाउन में थोड़ी हमारी स्पीड स्लो हो गई थी, उससे पहले भी रास्ते थोड़ा सा हिली रीजन में ज़्यादा स्पीड आप नहीं कर सकते हो। और इस समय मुदुमलाई टाइगर रिजर्व काफ़ी शांत है, गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल्स की साइटिंग तो यहाँ पर मुश्किल है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, अगर कुछ दिख सके तो आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। पहाड़ों में वेदर था 19-20 डिग्री, अब सीधे यहाँ पर 28-29 डिग्री हो चुका है। और हम लोगों को फाइनली एलिफेंट दिख गया है, पेड़ों के बीच में छुपा हुआ। ये रहा, जूम करके दिखाता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल टस्कर है ये। सो गाइज हम लोग फिर से आ चुके हैं मैसूर में हॉल्ट के लिए और कल निकलेंगे बेंगलोर के लिए। और हमने फिर से सुवर्ण ग्रुप का जो इनका एलिट अपार्टमेंट है जेपी नगर में, उसका 3 BHK बुक कर लिया है। इस बार हमें दूसरा फ्लैट मिला है, बट ये भी बहुत शानदार है। और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस वाले रूम से दिखता है चामुंडी हिल और यहाँ से वो टेम्पल भी दिख रहा है। अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सुप्रभात दोस्तों, आज मैसूर में अपना दूसरा दिन है और आज की जो सुबह हुई है वो चामुंडी देवी की मंदिर से हुई है। कल हम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी और फैमिली के साथ फिर इतनी थकावट के बाद निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैसूर में जब भी आता हूँ तो चामुंडी माता के दर्शन ज़रूर करने आता हूँ। ये ऐसा मंदिर है जिसकी हिस्ट्री और जिसकी श्रद्धा पूरे मैसूर शहर से जुड़ी हुई है। माँ चामुंडी देवी ने, ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर जो राक्षस था उसका वध इसी पर्वत पे किया था और उसी महिषासुर राक्षस के नाम पे इसका शहर का नाम भी मैसूरू पड़ा था। तो खैर, इस मंदिर की जो महत्ता है वो तो आप लोग बाकी सर्च कर सकते हैं, पर इसका सबसे बड़ा जो जुड़ाव है दशहरे में माता की मूर्ति नीचे ले जाई जाती है, जिसे फिर हाथी में बैठा करके पूरे शहर में घुमाया जाता है और सारे लोग इसके दर्शन करते हैं। तो चलिए कुछ दर्शन मैं करके आता हूँ, फिर आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। ये अंदर मंदिर के अंदर का हिस्सा है। दर्शन करने के बाद अब आप लोग बाहर आते हैं, मेन जो गर्भगृह है, तो पीछे से यहीं से आप लोग निकलेंगे और ये मेन मंदिर का है और ये एक्सटर्नल गोपुरम है बाहर का। सो दोस्तों, अपने बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं और यहाँ पर जो दर्शन है वो फ्री लाइन, 50 रुपए की लाइन, 200 रुपए की लाइन, ये बहुत सारे जो दर्शनों के अलग अलग कैटेगरी उनसे कर सकते हैं। बट अंत में क्या होता है, सारी लाइनें एक ही जगह मर्ज हो जाती हैं, तो बहुत कम समय आप इस पर सेव कर सकते हैं क्योंकि अंत में बाकी लाइनों को उनको मर्ज करना होता है, दर्शन सभी को करना होता है। तो ये कुछ यहाँ का सिस्टम है और दर्शन करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाता है यहाँ पर, जितनी भीड़ उसके हिसाब से। तो अच्छे सुंदर दर्शन हो गए हैं और अब थोड़ी सी यहाँ की मार्केट वगैरह देख करके आगे बढ़ेंगे। बाकी आज शनिवार का दिन है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग श्रद्धालु भी आए हैं, स्कूल के ग्रुप्स भी आए हैं, तो ऐसा करके काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। और ये सज्जन देखिए, यहाँ की कोई लोकल वेशभूषा बनाकर आए हुए हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग यहाँ पर गाड़ियों वगैरह की पूजा करवाने के लिए भी आते हैं और आप यहाँ पर चप्पलें वगैरह बाहर छोड़ करके फिर अंदर दर्शन कर सकते हैं। वैसे मंदिर और इसकी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें सुधार की ज़रूरत है जो मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने कुछ समय पहले अयोध्या में राम मंदिर विज़िट किया था,
तो जैसे आप बुज़ुर्गों के साथ हैं या बहुत छोटे बच्चों के साथ हैं तो आपको अलग से एंट्री मिल जाती है, जिससे उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि इन लाइनों में इतना ज़्यादा प्रेशर दबाव चारों तरफ से बंद होती हैं कि बच्चों के लिए इशू हो सकता है, ज़्यादा वृद्ध लोगों के लिए। तो वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो अगर मंदिर टेंपल तक मेरी बात पहुँच रही है तो वो लोग इस पे कर सकते हैं, क्योंकि जब इतनी लाइनें पैसे लेकर मैनेज की जा सकती हैं तो एक फ्री लाइन वृद्ध और बच्चों के लिए भी बनाई जा सकती है। दोस्तों, जब आप मैसूर घूमने आते हो तो कई बार होता है कि जो कैब आपको घुमा रही है या जो गाइड है वो आपको स्पेसिफिक शॉप्स में लेकर जाते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि ये एक ऑथराइज शॉप है या खुद गवर्नमेंट की है, जहाँ से आप साड़ी, चंदन, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑथराइज शॉप्स जनरली वो होती नहीं है, स्कैम टाइप का है। हो सकता है आपको अच्छी मिल जाए, इसीलिए मैं आपको गवर्नमेंट की खुद की शॉप कावेरी एम्पोरियम वहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो उसका एड्रेस जो है, जो रियल एड्रेस है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अभी आपको चल कर के अंदर वहाँ दिखाता हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर अक्षता और उनकी मदर सिल्क साड़ीज़ की शॉपिंग करने में लगी हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइंस की सिल्क साड़ीज़ अवेलेबल हैं। कावेरी एम्पोरियम पड़ता है सयाजी राव रोड पर। यही ओरिजिनल कर्नाटका गवर्नमेंट का एक ऑथराइज नहीं कहेंगे, उन्हीं गवर्नमेंट का ही स्टोर है, जहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट्स और डिफरेंट मेटल के जो सामान है वो बने मिल सकते हैं। सिल्क की साड़ियाँ हैं, इसके अलावा आपको सैंडलवुड भी यहीं पर मिल जाएगी, पेंटिंग और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग कर ली है। मेरा इंटरेस्ट तो सैंडलवुड में था, तो उसका जो रेट है वो 36 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से है। तो अलग अलग टुकड़े थे, तो जो भी आप चूज़ करोगे 40 ग्राम का और 300 ग्राम का जैसा भी है, तो यहाँ पर अराउंड 10,000 रुपीज़ तक के चंदन अवेलेबल थे। उससे बड़ी भी सैंडलवुड रखी हुई थी। सो आई थिंक अगर आपको इंटरेस्ट है सो यू कैन परचेज़। सो चंदन के बाकी गुणों तो आप लोग जानते हैं, मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होता है, और मैं एज ए सुवेनियर भी उसको रखना चाहता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो फ्यूचर में ये भी गोल्ड और सिल्वर के रेट्स पे बिकना स्टार्ट कर दे। तो ये ओरिजिनल शॉप है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। एड्रेस मैं डाल दूँगा, और जो लोग जानते हैं वो तो आते ही रहते हैं। अब यहाँ विज़िट करने के बाद जो नेक्स्ट पड़ाव मेरा रहेगा वो रहेगा गुरु स्वीट्स। तो वहाँ पर मैं ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मैसूर पाक टेस्ट करना है। तो वही ओरिजिनल शॉप है जहाँ से इन्वेंशन हुआ था। तो अब चलिए वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मैसूर बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज सिटी। यहाँ पर आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग्स दिखाई पड़ेंगी, जिनमें गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, मार्केट्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्हीं बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स में रहती हैं। तो मैं जब भी आता हूँ तो एक ऐसा फ़ील आता है कि मैं सीधे 100 साल पीछे चला गया हूँ। तो अगर आप मैसूर घूमना चाहते हैं तो इसी मैसूर पैलेस के आसपास की मार्केट्स को पैदल घूमिए, तब आपको जाकर के इस सिटी का असली हेरिटेज फील आएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही आइकॉनिक शॉप है, और यहाँ से मैंने
500 ग्राम यहाँ पर अलग अलग टाइप के मैसूर पाक ले लिए हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो मैसूर पाक टेस्ट करने ज़रूर यहाँ पर आइए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मैसूर और ऊटी की एक खूबसूरत जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम वापस बेंगलोर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन मेमोरीज जो यहाँ की हैं वो हमेशा साथ रहेंगी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल घूमो विद मनीष को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ मनीष, मिलता हूँ मैं आपसे एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।